हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है, हम वैद्युत सेल के एक दूसरे रूप के बारे में आज देखेंगे। वैद्युत सेल चूंकि दो प्रकार के होते हैं, हम पिछले लेक्चर में वैद्युत सेल पढ़ चुके हैं। तो वैद्युत सेल जो अब तक पढ़ा गया वो प्राथमिक टाइप का था। तो वैद्युत सेल दो तरह के होते हैं, एक प्राथमिक होता है, द्वितीयक सेलें होती है। तो प्राथमिक वाले में उनकी क्रिया जो होती है वो अनुत्क्रमणीय होती है, यानी प्राथमिक सेल जो प्रयुक्त किए जाते हैं वो केवल और केवल एक बार ही प्रयोग में लाए जाते हैं। इनकी क्रिया अनुत्क्रमणीय है, एक बार वो आवेशित किए जाते हैं और आवेशित सेल का अगर एक बार उपयोग कर लिया जाए तो फिर दोबारा हम उसको उपयोग में नहीं ला सकते, वो बेकार हो जाता है और फिर उसे हम फेंक देते हैं। तो ऐसे सेल जिनको पुनः न चार्ज किया जा सके या जिनकी क्रिया अनुत्क्रमणीय हो, उन सेलों को हम प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसा कि पीछे लेक्चर में हम लोग प्राथमिक सेल के बारे में पढ़े हैं। तो ये एकल प्रयुक्त होता है, केवल एक बार प्रयोग में आता है। और इसके उदाहरण में हम कह सकते हैं लेक्लॉन्से सेल या शुष्क सेल या पेंसिल सेल और बटन सेल। ये सभी सेल जो होते हैं वो प्राथमिक सेल होते हैं। और प्राथमिक सेल में ये बताया जा रहा है, इसमें प्राथमिक सेल जैसे घड़ी का सेल हुआ, कलाई घड़ी का हुआ या दीवार घड़ी का हुआ या रिमोट का सेल हुआ, ये सभी सेल जो होते हैं वो प्राथमिक की कैटेगरी में आते हैं। इनकी क्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, ये दोबारा चार्ज नहीं किए जाते। तो इन सेलों के बारे में आज नहीं, आज हम लोगों को मेन हमारा मुख्य टॉपिक द्वितीयक सेलें हैं, सेकेंडरी सेलें। अब ये क्या होती है? तो सेकेंडरी सेलें ऐसी सेल होती है, ये इस प्रकार के सेल होते हैं द्वितीयक सेलें कि जिनको एक बार वो निरावेशित हो जाए तो उसको पुनः आवेशित किया जा सकता है। मतलब उनकी क्रिया उत्क्रमणीय होती है। उसको एक बार पहले आवेशित किया जाए और फिर उससे किसी परिपथ में धारा लिया जाए और धारा लेते लेते अगर वो डिस्चार्ज हो गया, विसर्जित हो गया पूरी तरीके से, तो उसको पुनः हम आवेशित कर सकते हैं। तो ऐसे सेलों को हम द्वितीयक सेलें कहते हैं, जिनको दोबारा आवेशित करके हम उपयोग में ला सकते हैं। तो आज द्वितीयक सेलों के बारे में पढ़ना है। इनकी क्रिया जो होती है वो उत्क्रमणीय कही जाती है। इनमें आवेशन और निरावेशन दोनों होता रहता है, तो इनकी क्रिया उत्क्रमणीय होती है। इन सेलों को संचायक सेल भी कहते हैं। क्यों संचायक सेल कहते हैं? एक बार इनका जब हम उपयोग करते हैं और पूरी तरह से विसर्जित हो जाता है तो इसको पुनः वैद्युत स्रोत में जोड़ दिया जाता है और वैद्युत स्रोत के साथ जोड़कर इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। और जब धारा इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है इस सेल में, तो यह उस वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में संचित कर लेता है। इसीलिए इस सेल को संचायक सेल कहते हैं कि एक बार पूर्ण विसर्जित हो जाने के बाद भी हम इसको वैद्युत स्रोत द्वारा पुनः आवेशित कर सकते हैं। फिर से यह वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित करता है, इसीलिए इसको संचायक सेल भी कहा जाता है। अब द्वितीयक सेलों में दो सेलों का मुख्य रूप से नाम आता है, जिसमें पहला है सीसा संचायक सेल और दूसरा है क्षारीय संचायक सेल। तो क्षारीय संचायक और सीसा संचायक दो ही तरह की द्वितीयक सेलें हैं। आज इन्हीं दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। और देखिए यहाँ कुछ हमने तस्वीर भी दिखाया है। तो द्वितीयक सेलों में आज ये पहला हम सीसा संचायक सेल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। सीसा संचायक सेल, तो जैसा कि नाम में आता है सीसा, तो सीसा नाम में आता है तो कहीं ना कहीं शीशे का उपयोग इसमें होता है। भाई इसमें मुख्य रूप से दो प्लेट समूह होते हैं। इसमें मुख्य रूप से दो प्लेट समूह होते हैं। एक प्लेट समूह धन प्लेट के समान व्यवहार करता है तो दूसरा प्लेट समूह ऋण प्लेट के समान व्यवहार करता है। अब जो प्लेट समूह लिए जाते हैं वो सीसा और एंटीमनी के मिश्र धातु से बने होते हैं। जैसा कि यहाँ एक प्लेट समूह को ये दिखाया गया है। तो ये प्लेट समूह जो लिया गया, इसमें बहुत सारी प्लेटें लगी हुई हैं, इसमें कई प्लेटें हैं एक साथ, इसीलिए इसको प्लेट समूह कहा गया। तो ये सीसा और एंटीमनी मिश्र धातु का प्लेट समूह बना होता है और इसमें अलग अलग कई प्लेटें होती हैं और उन प्लेटों में जालियां कटी होती हैं। उनमें ये सब जालियां देखिए छिद्र युक्त बनाया गया है, ये छिद्रित दिखाया गया है इसमें।
तो ये जालियां कटी है, ये अलग अलग कई प्लेटें इसमें एक साथ होती है, तो इसीलिए इसको प्लेट समूह इस पूरे को कहा गया। तो ये प्लेटों का एक समूह है और उन प्लेटों में जालियां कटी होती हैं। अब देखिए इसी तरीके से दो प्लेट समूह होते हैं हमारे पास, दो प्लेट समूह होते हैं, ये तो एक हमने केवल दिखाया है। अब इस एक प्लेट समूह में क्या करते हैं, इन जालियों में जहां छिद्र दिखाई दे रहे हैं, जो जालियां कटी हुई हैं, इस जाली के भीतर हम रेड लेड मतलब Pb3O4 रेड लेड का गंधक के अम्ल के साथ बना हुआ पेस्ट इस जालियों में भरते हैं। तो एक प्लेट समूह की जो जालियां कटी हैं, उन जालियों में हम गंधक के अम्ल में रेड लेड का पेस्ट बनाते हैं और इन जालियों में भर देते हैं। तो इस प्रकार अब यह प्लेट समूह धन प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। फिर दूसरा वाला जो प्लेट समूह इसी तरीके से होता है, तो उस प्लेट समूह में हम इन जालियों में लिथार्ज PbO का गंधक के अम्ल के साथ पेस्ट बनाते हैं और उन जाली में भरते हैं, तब वो ऋण प्लेट के समान व्यवहार करता है। यानी धन प्लेट में क्या होता है, धन प्लेट में जो जालियां कटी होती हैं प्लेटों में, इनमें रेड लेड यानी Pb3O4 का गंधक के अम्ल यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को गंधक का अम्ल कहते हैं। तो गंधक के अम्ल के साथ देखिए यार रेड लेड का गंधक के अम्ल में बना पेस्ट इन जालियों में भरा जाता है। तो ये जालियां जो कटी हैं, इन जालियों में गंधक के अम्ल में बना हुआ पेस्ट भरा जाता है, तब ये धन प्लेट के समान व्यवहार करता है। और दूसरा जो होता है इसी तरीके से प्लेट समूह, उनकी जालियों में लिथार्ज जिसको कि PbO कहते हैं, PbO ये लिखा हुआ है PbO, तो ये लिथार्ज होता है और इसका गंधक के अम्ल में बना हुआ पेस्ट भर दिया जाता है दूसरी जाली में इसी टाइप की, तब उसको कहेंगे ऋण प्लेट। अब इन दोनों प्लेट समूहों को कांच के एक आयताकार बर्तन में, जिसमें कि तन सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है, डाइल्यूट होता है, तन होता है हल्का, यानी लगभग 5% अम्ल होता है, बाकी उसमें जल होता है, तो एक हल्का अम्ल होता है वो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु H2SO4। तो आयताकार बर्तन में इन प्लेट समूहों को कुछ इस तरीके से, अब यहां ये दिखाया इस तरीके से गया है, लेकिन इसकी व्यवस्था कुछ इस तरीके से अलग अलग प्लेट समूहों के रूप में दोनों प्लेट समूह इसी तरीके से व्यवस्थित कर दिए जाते हैं। तो कांच के आयताकार बर्तन में इस तरीके से दो अलग अलग प्लेट समूह होते हैं। देखिए यहां दिखाया गया है, यहां ये देखिए ये तीर, ये इधर ये लिखा गया है, देखिए नीले कलर से ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस है और बीच में दो प्लस प्लस दिखाई दे रहे हैं। तो ये धन प्लेटें हैं, इनको एक साथ यहां कनेक्ट किया गया है, एक सिरा यहां ऊपर हम तार के द्वारा जोड़ देते हैं, ऊपर तार के द्वारा यहां एक सिरा, इन दोनों प्लेटों को एक साथ कनेक्ट करके एक सिरा यहां निकाल दिया गया, उसको धन प्लेट कहेंगे। और दूसरा यहां तीन जो माइनस वाले दिखाए गए हैं, इन तीनों को एक साथ कनेक्ट करके दूसरा सिरा तार का यहां निकाला गया, इसको ऋण प्लेट कहेंगे। तो इस प्रकार से ये धन प्लेट होता है, ऋण प्लेट होता है, और ये सारे प्लेट समूह हल्के तनु गंधक का अम्ल यहां भरा हुआ है इस बर्तन में। तो तनु H2SO4 है डाइल्यूट, और उसी में इसको भर दिया जाता है। अब जैसे ही इसको भरा गया तो सबसे पहले इसको आवेशित करने की आवश्यकता होती है, भाई तुरंत ये धारा नहीं देगा। हाँ, इसमें प्लेट समूहों को जब डुबाएंगे तो यहां तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में कुछ क्रिया होगा। क्या क्रिया होगा? वियोजन सिद्धांत लागू होगा। H2SO4 कुछ इस तरीके से टूटेगा, H2SO4 में वियोजन होगा, ये 2H प्लस और SO4 डबल माइनस चार्ज लगा हुआ है, ये सल्फेट आयन कहलाता है, ये हाइड्रोजन आयन। तो जैसे ही प्लेट समूहों को इस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डुबाएंगे तो वियोजन सिद्धांत से यह उसमें विघटन होगा, H प्लस और SO4 माइनस के आयन उसमें प्राप्त होंगे। अब जब इसको किसी बाह्य स्रोत से जोड़ देते हैं, जब कोई हम विद्युत स्रोत से दोनों प्लेटों को, ये धन सिरा ऋण सिरा दोनों सिरों को हम एक विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं, तब यह आवेशित होना शुरू करता है। और जब यह आवेशित होना शुरू करता है तो देखिए जो रेड लेड था यानी Pb3O4 उस प्लेट की ओर, यानी धन प्लेट में रेड लेड और गंधक का अम्ल भरा हुआ था पेस्ट, तो रेड लेड धन प्लेट में भरा हुआ था। तो धन प्लेट पर क्या प्रक्रिया होती है? यह प्रक्रिया जो दिखाया गया है ये धन प्लेट पर होती है, धन प्लेट पर यह रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन धन प्लेट पर होता है और ये ऋण प्लेट पर होता है।
तो जब पहली बार इसको आवेशित किया जाता है, यानी जब हम सेल बना के कंप्लीट करते हैं और प्रथम बार जब इसको विद्युत स्रोत से जोड़कर आवेशित किया जाता है, तो जो रेड लेड होता है वो सल्फेट आयन को अपनी ओर आकर्षित करता है। या चूंकि जैसे ही इसमें आवेशन शुरू होता है, इसमें विद्युत विसर्जन कराते हैं, वैद्युत स्रोत से इसको जोड़ते हैं, तो जो सल्फेट आयन होते हैं वो धन प्लेट की ओर जाने लगते हैं, और जो H+ वाले आयन है, हाइड्रोजन आयन है, ये ऋण प्लेट की ओर जाने लगते हैं। तो धन प्लेट पर रेड लेड होता है Pb3O4, उससे सल्फेट आयन जब मिलता है तो यह PbO2 यानी लेड पराक्साइड बना लेते हैं। तो रेड लेड सल्फेट आयन के साथ मिलकर लेड पराक्साइड बना लेता है। और लेड पराक्साइड क्या है? तो ये भूरे रंग का होता है, भूरे रंग का ये लेड पराक्साइड बनके तैयार होता है। गहरा बादामी, सॉरी, PbO2 जो है वो गहरे बादामी रंग का होता है, ये गहरा बादामी रंग ले लेता है PbO2। और दूसरा वाला जो है लिथार्ज जिसमें भरा है जालियों में, वो H+ आयन को जब H+ आयन उसके प्लेट पर जाते हैं तो H+ आयन के साथ मिलकर लेड बनाता है Pb, और इसको स्पंजी लेड कहते हैं। ये भूरे रंग का होता है। तो ये भूरे रंग का एक बन जाता है इसका टर्मिनल, जो यहां सेल है दिखाया गया द्वितीयक सेल है, तो इसका एक टर्मिनल भूरे रंग का हो जाता है, गहरा बादामी। तो गहरा बादामी रंग का जो होता है वह प्लस वाला टर्मिनल होता है, और जो भूरे रंग का स्पंजी लेड होता है वो ऋण टर्मिनल होता है। तो ये रंग होता है जो ये हमें बताता है कि अब यह आवेशित हो चुका है। भाई इसके रंगों को, टर्मिनल्स के रंग को देखकर हम बता सकते हैं कि सेल हमारा आवेशित है अथवा नहीं। अगर आवेशित होगा तो धन प्लेट इसका बादामी रंग का, गहरा बादामी रंग का दिखाई देगा, और ऋण प्लेट इसका भूरे रंग का। देखिए यहां लिखा हुआ है भूरे रंग का स्पंजी लेड, तो ऋण प्लेट भूरे रंग का स्पंजी लेड रहेगा और धन प्लेट गहरे बादामी रंग का दिखाई देगा। तो अब इस समय हमारा सेल आवेशित हो चुका है। अब बारी आ रही है इससे धारा लेने की। तो भाई जब आवेशित हुआ तो इसका विद्युत वाहक बल कितना है? तो आवेशित, जब पहली बार इसको आवेशित किया गया तब इसका विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट यानी 2.2 वोल्ट हो जाता है। देखिए यहां लिखा हुआ विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट। जब इसको आवेशित कर दिया जाता है पहली बार तो ये 2.2 वोल्ट विद्युत वाहक वाला एक सेल बनता है। और इसमें जो गंधक का अम्ल लिया गया था डाइल्यूट, उसका घनत्व 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो जब इसको हम आवेशित करते हैं पहली बार तो गंधक के अम्ल का घनत्व 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसका विद्युत वाहक बल सेल का 2.2 वोल्ट होता है। अब बारी आई इससे धारा लेने की। तो जब इस सेल से धारा लेते हैं यानी इसको किसी बाह्य परिपथ के साथ जोड़ते हैं, तो जब इसको बाह्य परिपथ के साथ जोड़ते हैं तब क्या प्रक्रिया होती है? तो यहां देखिए बाह्य परिपथ के साथ जब जोड़ते हैं तो जैसे ही हम बाह्य परिपथ के साथ इसको जोड़ेंगे यानी इससे धारा ले रहे होते हैं, तो उस समय जितने H+ वाले आयन हैं वो सब धन टर्मिनल की ओर आने लगते हैं, और जितने SO4- वाले टर्मिनल है सल्फेट आयन वो ऋण टर्मिनल की ओर जाने लगते हैं, जाना प्रारंभ कर देते हैं। तो यहां देखिए कुछ इस प्रकार से अब क्रिया होती है धारा लेते समय। तो जब बाह्य परिपथ में इस सेल द्वारा हम धारा लेना प्रारंभ करते हैं तो धन प्लेट पर H+ आयन जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो विद्युत वियोजन में, जब यहां वियोजन हुआ इस गंधक के अम्ल का तो वहां कुछ इलेक्ट्रॉन निर्मुक्त हुए। भाई धन आवेश ऋणावेश जो उत्पन्न हुआ दोनों आयनों में टूटा तो वहां इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए। तो इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन आयन, और H2SO4 का तो विलयन है ही है, H2SO4 की मात्रा है उसमें, और PbO2 जिसको कि लेड पराक्साइड कहते हैं। जब वो आवेशित होता है तो धन टर्मिनल लेड पराक्साइड के रूप में होता है। तो लेड पराक्साइड H+ आयन के साथ मिलता है और विलयन में H2SO4 होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इन सब में क्रिया होती है, और ये क्रिया करके PbSO4 और 2H2 में बदल जाते हैं, यानी लेड सल्फेट बना लेता है। आवेशित जब मतलब धारा ले रहे होते हैं, धारा लेते समय क्रिया, यानी ये पूर्णतः आवेशित था, इसको बाह्य परिपथ में जोड़कर हम इससे धारा ले रहे हैं। तो धारा लेते समय जो PbO2 था लेड पराक्साइड, अब वो लेड सल्फेट में और जल में बदल जाता है, लेड सल्फेट और जल में बदल जाता है। और दूसरा टर्मिनल जो ऋण प्लेट था वो स्पंजी लेड हो चुका था, ये सल्फेट आयन से क्रिया करता है, ये भी लेड सल्फेट में बदल जाता है।
तो लेड सल्फेट देखिए, जो पहले H2SO4 था, सल्फ्यूरिक अम्ल था, अब उसकी मात्रा कम हो रही है, उसकी जगह पर लेड सल्फेट हमको प्राप्त हो रहा है और जल प्राप्त हो रहा है। तो जो H2SO4 गंधक अम्ल था, अब वो धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। गंधक का अम्ल नष्ट हो गया, जल में कन्वर्ट हो गया, वो जल में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब उसका घनत्व तो कम हो रहा है, इसका घनत्व तो कम हो रहा है। तो जब इससे हम धारा लेते हैं तो इसका घनत्व तो जो कि पहले 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, अब वो घट के 1.18 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। जब इसका घनत्व तो घट के इतना हो जाएगा, उस समय विद्युत वाहक बल 1.8 वोल्ट बचेगा, तब हम कहेंगे कि हमारा सेल पूरी तरीके से विसर्जित हो चुका। अब ये धारा देने के सक्षम नहीं रहेगा, अब ये धारा परिपथ में नहीं दे सकता, पूर्णतया विसर्जित हो चुका होगा। जब इसका घनत्व 1.18 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और विद्युत वाहक बल 1.8 वोल्ट हो जाता है, तो हम कहते हैं सेल विसर्जित हो चुका। तो अब विसर्जित हो गया तो पुनः इसको आवेशित कर सकते हैं, यही तो क्वालिटी है द्वितीयक सेलों की। उसको रिचार्जेबल है, वो दोबारा पुनः आवेशित किया जा सकता है। एक बार विसर्जित हो गया तो फिर से अब हम उसको बाह्य स्रोत से जोड़ देते हैं, और बाह्य स्रोत से जोड़ते हैं तो फिर अब क्रिया कुछ इस तरीके से शुरू होती है। आवेशित करते समय क्या होता है, अब की बार जो धन प्लेट थी, यानी पहले धन प्लेट पर जब हम धारा ले रहे थे तो धन प्लेट पर हाइड्रोजन आयन गए थे, और जब हम आवेशित पुनः कर रहे थे तब वहां धन प्लेट की ओर सल्फेट आयन जाने लगे और ऋण प्लेट की ओर हाइड्रोजन आयन जाने लगे, यानी वही प्रक्रिया फिर रिवर्स होने लगी। तो आवेशित करते समय धन प्लेट पर PbSO4 तो पहले से बना था भाई, जब विसर्जित हुआ था उस समय PbSO4 दोनों प्लेटों पर मौजूद था, धन प्लेट पर भी ऋण प्लेट पर भी, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल का घनत्व घटा था और लेड सल्फेट का घनत्व बढ़ा था और जल की मात्रा बढ़ गई थी। तो वहां PbSO4 था और सल्फेट आयन पुनः धन प्लेट पर जब आएगा तो PbSO4 और सल्फेट आयन और जो उस अम्ल के साथ जल मिला हुआ है, ये आपस में अभिक्रिया करके और फिर से लेड परऑक्साइड का निर्माण करेंगे, साथ में H2SO4 की मात्रा बढ़ेगी और 2 इलेक्ट्रॉन निष्कासित करेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा। H2SO4 जो घनत्व कम हुआ था अब धीरे धीरे उसका बढ़ने लगेगा। और ऋण प्लेट पर क्या अभिक्रिया होती है, ऋण प्लेट पर जो PbSO4 था यानी लेड सल्फेट था, वो हाइड्रोजन आयन को ग्रहण करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन उस विद्युत अपघट्य से लेगा और फिर आपस में क्रिया करके ये स्पंजी लेड में पुनः बदल जाएगा और H2SO4 यहां से भी प्राप्त हो रहा है। यानी देखिए 2 मॉलिक्यूल, 2 अणु H2SO4 धन प्लेट से मिला, एक अणु ऋण प्लेट से मिला, कहीं ना कहीं सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा, उसका घनत्व फिर से रिकवर हो जाएगा, फिर से वो रिकवर हो जाएगा और फिर यह आवेशित हो जाएगा। अब इसको पुनः हम यूज में ला सकते हैं और फिर से यह धारा दे सकता है। अब आइए दूसरा प्रकार है एडिशन का क्षारीय संचयक सेल। पहला हम लोगों ने सीसा संचयक सेल पढ़ा, अब क्षारीय संचयक सेल क्या होता है। तो चूंकि इसको सन 1901 ईस्वी में एडिशन नामक वैज्ञानिक ने इसका निर्माण किया था, इसीलिए इसको एडिशन का क्षारीय संचयक सेल भी कहते हैं। तो एडिशन का क्षारीय संचयक सेल क्या होता है, कैसे बना होता है। तो ये निकिल चढ़े हुए लोहे का, देखिए निकिल चढ़े लोहे का एक जार होता है। भाई निकिल चढ़े हुए लोहे का मतलब लोहे के ऊपर निकिल की पॉलिश लगी होती है, उस प्रकार से यह जार होता है, जार। और उस जार में घोल भरा होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। एक ऐसा घोल भरा होता है जिसमें 21% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है और साथ में लिथियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदें मिला दी जाती है क्षमता बढ़ाने के लिए। घोल की क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ बूंदे लिथियम हाइड्रोक्साइड की हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 21% घोल में मिलाते हैं। और यह पूरा घोल कहां होता है, निकिल चढ़े हुए लोहे के जार में रखा होता है। अब आइए देखिए क्या करते हैं, जब हम KOH 21% रहता है और उसमें कुछ बूंदे लिथियम हाइड्रोक्साइड की होती हैं, तब उस समय घोल का जो घनत्व होता है 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब उसका घनत्व होता है। तो इसमें विद्युत अपघट्य का घनत्व
यानी हम कह सकते हैं क्षारीय संचायक सेल में जो घोल का घनत्व होता है 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और घोल किसका होता है? 21% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कुछ बूंदे लिथियम हाइड्रोक्साइड की मिलाई जाती है। और लिथियम हाइड्रोक्साइड की केवल क्षमता बढ़ाने के लिए मिलाई जाती है कि घोल की क्षमता और बढ़ जाए। अब देखिए भाई, इसमें दो प्लेटें होती हैं, इस घोल के भीतर दो प्लेटें इसमें भी पड़ी होती हैं, जैसा कि पीछे बताया जा चुका है सीसा संचायक सेल में यहां भी दो प्लेटें होंगी, धन प्लेट ऋण प्लेट। अब धन प्लेट कैसे होता है? तो धन प्लेट में छिद्रमय स्टील की बेलनाकार नली, छिद्रित तो होती है, एक बेलनाकार नली होती है जो स्टील की होती है, छिद्रमय स्टील की बेलनाकार नली होती है धन प्लेट। अब इस छिद्रमय स्टील जो छिद्र है इसमें, उसमें क्या भरा जाता है? तो देखिए निकिल हाइड्रोक्साइड और निकिल की छीलन, इन दोनों को एकांतर क्रम में इनकी तहें लगाई जाती है। तो जितने भी इसमें छिद्रित है, ये छिद्रमय स्टील की जो बेलनाकार नली है, उस नली के भीतर एकांतर तह लगाया जाता है कि पहले निकिल हाइड्रोक्साइड, फिर उसके ऊपर निकिल छीलन, फिर निकिल हाइड्रोक्साइड, फिर निकिल छीलन। इस तरीके से उस छिद्रमय स्टील की बेलनाकार नली में हम एकांतर तहें लगाते हैं। और इसमें जो निकिल छीलन मिलाया जाता है वो चालकता बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। तो इस तरीके से धन प्लेट निर्मित होता है। यानी हम कह सकते हैं कि क्षारीय संचायक सेल में जो धन प्लेट होता है वो छिद्रमय स्टील की एक बेलनाकार नली होती है, जिसके भीतर निकिल हाइड्रोक्साइड और निकिल छीलन की एकांतर तहें लगी होती हैं। और निकिल छीलन होता है इसलिए इसकी चालकता बढ़ जाती है निकिल छीलन के कारण। और ऋण प्लेट में क्या होता है इसके? तो देखिए ऋण प्लेट में छिद्रमय निकिल स्टील, इसमें निकिल स्टील का मिश्रण होता है, इसमें प्योर स्टील है धन प्लेट में, जबकि ऋण प्लेट में निकिल स्टील के छोटे छोटे आयताकार बक्सों के रूप में वो होता है। ये बेलनाकार होता है नली के रूप में, ये बेलनाकार नलियों के रूप में होता है, जबकि ये आयताकार बक्सों के रूप में होता है। और इस बक्से में क्या होता है? तो बक्से में लोहे का चूर्ण यानी आयरन चूर्ण उसमें होता है। और चालकता बढ़ाने के लिए इसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड मिलाया जाता है, कुछ मात्रा मर्क्यूरिक ऑक्साइड की लोहे के चूर्ण के साथ मिलाकर इन बक्सों में भर दिया जाता है। छिद्रमय स्टील निकिल स्टील के जो छोटे छोटे आयताकार बक्से हैं, उन बक्सों में लोहे का चूर्ण और मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इन दोनों को मिलाकर उन बक्सों में भर दिया जाता है। तो इस प्रकार से निर्मित होता है इसमें ऋण प्लेट। अब ये धन प्लेट और ऋण प्लेट, धन प्लेट में निकिल का प्रयोग हुआ है और ऋण प्लेट में लोहे का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस क्षारीय संचायक सेल को नीफे सेल यानी निकिल आयरन सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो नीफे सेल या निकिल आयरन सेल इसी क्षारीय संचायक सेल को कहते हैं। और इस जो क्षारीय संचायक सेल है, इसका आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो 0.1 ओम होता है, जबकि सीसा संचायक सेल का इससे 10 गुना कम था। सीसा संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.01 ओम होता है, जबकि इसका 0.1 ओम, यानी इसका आंतरिक प्रतिरोध सीसा संचायक सेल की तुलना में 10 गुना अधिक होता है। अब देखिए इसको जब इन घोल में KOH के घोल में जब धन और ऋण प्लेटों को रखा गया तो निश्चित ही वह रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो गई और जो KOH था उसका वियोजन हो जाएगा। और KOH का वियोजन होगा K प्लस और OH माइनस के रूप, K प्लस में और OH माइनस में वियोजित हो जाएगा। अब आगे देखिए, जब हम इससे धारा ले रहे होते हैं, अब इसको किसी बाह्य परिपथ में जोड़ा गया, तो बाह्य परिपथ में जब इस सेल को जोड़ते हैं धारा लेने के लिए, तब क्या होता है? तो धारा लेते समय जो धन पोटेशियम आयन है, यानी पोटेशियम आयन ये धनात्मक होता है, धन आयन है, तो ये जो धन आयन है यानी K प्लस आयन यह धन प्लेट की ओर जाने लगता है, K प्लस आयन धन प्लेट की ओर जाने लगता है, और OH माइनस आयन जो होता है वो ऋण प्लेट की ओर जाने लगता है। ये धन प्लेट और ऋण प्लेट की ओर, वही पॉजिटिव वाले पॉजिटिव की ओर जाते हैं, निगेटिव वाले निगेटिव की ओर। तो इनका कभी KOH का मात्रा कम नहीं होने पाता,
इस सेल में कमाल की बात यही है कि पहले सीसा संचायक सेल में H2SO4 का घनत्व तो घटता था, लेकिन इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घनत्व तो नहीं घटता है, यह एक समान बना रहता है, अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि इसमें KOH का वियोजन होता है और फिर KOH बनता भी रहता है अभिक्रियाओं में, रासायनिक अभिक्रियाओं में वो पुनः निर्मित होता रहता है, टूटता है, बनता है। यह प्रक्रिया इसमें लगातार होने के कारण KOH की उपलब्धता बराबर बनी रहती है, इसलिए इसका घनत्व कम नहीं होने पाता। जब यह पूर्णतः विसर्जित हो जाता है उस समय इसका विद्युत वाहक बल घट जाता है, यानी जब यह पूर्ण आवेशित होता है उस समय इसका विद्युत वाहक बल 1.35 वोल्ट होता है, लेकिन जब यह पूर्णतः विसर्जित होता है तब यह 0.9 वोल्ट हो जाता है। तो पूर्ण विसर्जित होने पर 0.9 वोल्ट होता है, जबकि घनत्व में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं आता। घनत्व जितना पहले था, कितना था घनत्व बताया गया यहां 1.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो उतना ही ये बना रहता है। वोल्टेज इसका देखिए, विद्युत वाहक बल घट के कितना हो गया 0.9 वोल्ट। अब इसको पुनः जब आवेशित करते हैं तो पूर्ण आवेशित होने पर इसका विद्युत वाहक बल 1.35 वोल्ट होता है। तो अब इस सेल का लाभ क्या है भाई, इसका विद्युत वाहक बल भी कम है, आंतरिक प्रतिरोध भी ज्यादा है, लाभ क्या है, तो इसके बहुत लाभ है। तो ये काफी लंबे समय तक चलता है। सीसा संचायक सेल उतना ज्यादा आयु काल उसका नहीं होता, जीवन काल, लेकिन इसका जीवन काल अधिक होता है, यह अधिक जीवन काल है। अगर लंबे समय तक हम इसको आवेशित ना करें तब भी ये खराब नहीं होता, जबकि सीसा संचायक सेल को अगर कुछ समय के लिए आवेशित ना करें तो वो खराब हो जाता है, लेकिन यह अगर रखा रहे, कुछ समय तक आवेशित नहीं भी किया जाए तब भी ये खराब नहीं होता, इसका जीवन काल अधिक होता है। और अगर मान लीजिए इसका चूंकि आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा है, अचानक से अधिक धारा आने पर भी ये खराब नहीं होता है, सीसा संचायक सेल खराब हो जाता है। इसमें अचानक से धारा का मान बढ़ जाने पर भी यह सुरक्षित रहता है, क्योंकि इसका आंतरिक प्रतिरोध उसकी तुलना में अधिक होता है, तो इसकी जीवन काल अधिक है, यह ज्यादा टिकाऊ है, अधिक समय तक यह काम करता है, तो इसीलिए इसको निर्मित किया गया, उसकी अपेक्षा यह ज्यादा सटीक होता है। हाँ, कुछ हानियां भी हैं। क्या हानियां है इसकी, तो हानियां यह है कि विद्युत वाहक बल इसका कम है। विद्युत वाहक बल कम होने के कारण ये चार्ज तो आसानी से जल्दी हो जाएगा, लेकिन शीघ्र ही विसर्जित हो जाएगा, शीघ्र इसका पतन हो जाएगा। विद्युत वाहक बल कम होने के कारण इसका विसर्जन भी शीघ्र हो जाएगा, अति शीघ्र पतन हो जाएगा, जो आवेशित करेंगे वह विसर्जित हो जाएगा। इसकी दक्षता भी कम होती है, विद्युत वाहक बल कम है, दक्षता भी इसकी 50% मात्र होती है, 50% होती है। अगर इसको आवेशित किया गया तो जितना धारा इससे लिया गया उसकी आधी धारा ही वो वापस परिपथ में दे पाता है आवेशित होने के बाद, तो इसकी दक्षता मात्र 50% होती है, इसकी धारा भी कम प्रबल होती है। विद्युत वाहक बल कम है तो धारा निश्चित रूप से कम प्रबल होगा, आंतरिक प्रतिरोध इसका अधिक है, तो इस कारण से यह प्रबल धारा नहीं दे सकता। तो इससे कुछ हानियां भी है और लाभ के बारे में बताया ही गया है। जीवन काल में वृद्धि होती है, लंबे समय तक चलता है, अधिक दिनों तक विसर्जित रहे तब भी खराब नहीं होता। तो आइए हम किरचॉफ के नियम की बात करते हैं, किरचॉफ का नियम आगे देखते हैं। अब किरचॉफ के नियम की बात कर रहे हैं, तो किरचॉफ का नियम इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी भाई, वैद्युत परिपथ में जब प्रतिरोधों का एक जटिल परिपथ प्राप्त हो रहा था तो उन अलग अलग विभिन्न शाखाओं में धारा का मान ज्ञात करने में कठिनाई हो रही थी, यानी धारा का मान हम ओम के नियम से नहीं ज्ञात कर पाते थे। तो उन जटिल परिपथ में विभिन्न शाखाओं में धारा के मान को ज्ञात करने के लिए किरचॉफ के नियम की आवश्यकता पड़ी। अब किरचॉफ का नियम है क्या भाई, किरचॉफ ने दो नियम दिया है। पहला नियम को संधि के नियम के नाम से जाना जाता है। किरचॉफ का पहला नियम संधि का नियम है, या इसको शॉर्ट में हम KCL किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं, इसको धारा नियम भी कहा जाता है। तो किरचॉफ का पहला नियम है जिसको कि संधि का नियम कहते हैं, या उसी को हम धारा नियम भी कहते हैं।
तो क्या है आइए जानते हैं धारा नियम। तो किरचॉफ का जो संधि का नियम है वो यह हमें बताता है कि कोई वैद्युत परिपथ, ये मान लीजिए कोई वैद्युत परिपथ में एक संधि है इस तरीके से, इस संधि पर कुछ धाराएं इसकी ओर आ रही हैं, संधि की ओर कुछ धाराएं आ रही हैं और संधि से दूर कुछ धाराएं जा रही हैं। ये बीच में जंक्शन दिखाया गया, इसको मान लीजिए I1 कहा गया और ये I2, इस तरीके से इसको I3, ये I4, ये I5, तो अब यहां इसको हम संधि कहेंगे। तो पहला नियम संधि के नियम पर आधारित है और संधि के नियम में यही कहा गया कि किसी वैद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी वैद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है, ये कहा गया। ये चीज कहा गया कि किसी भी संधि पर, वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसका मतलब क्या हुआ? भाई बीजगणितीय योग क्यों कहा गया जबकि धारा एक अदिश राशि है? भाई धारा, वैद्युत धारा जो होती है अदिश राशि होती है, तब इसमें बीजगणितीय योग की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इस नियम में संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक माना जा सकता है। तो इस नियम में जो संधि की ओर आ रही हैं उनको धनात्मक धारा कहा गया और संधि से दूर जाने वाली धारा को ऋणात्मक कहा गया। अब जैसा कि यहां एग्जाम्पल दिखाया गया, देखिए ये 5 धाराएं यहां दिख रही हैं, 5 में से 2 धाराएं हैं जो संधि की ओर आ रही हैं और बाकी 3 धाराएं संधि से दूर जा रही हैं। तो अब इनका बीजगणितीय योग अगर किया जाए, किया जाए तो कैसे करेंगे? संधि की ओर आने वाली धारा है I1 और I2, तो इन दोनों को हम धनात्मक लेंगे और संधि से दूर जाने वाली धारा है I3, I4, I5, ये, तो इनको ऋणात्मक लिखा जाएगा। बीजगणितीय योग का मतलब यही हुआ कि संधि की ओर आने वाली धारा को धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धारा को ऋणात्मक प्रदर्शित करेंगे। तो अब इनका ये बीजगणितीय योग किया गया। अब बीजगणितीय योग करने पर क्या मालूम चला कि जितनी धारा संधि की ओर आ रही है उतनी ही धारा संधि से दूर जाएगी, यानी I1 और I2 का योग I3, I4 और I5 के योग के निश्चित रूप से बराबर होगा। तो अब यह क्या प्रदर्शित करता है? भाई धारा नियम क्यों कहा गया? धारा नियम ये धाराओं से संबंधित बात कर रहा है, इसलिए इसको धारा नियम कहा गया। और यहां देखिए I1 और I2 दो धाराएं दो दिशा से आ रही थी, एक I1 तार से एक I2 तार से और जाने वाली 3 तार है, तो इन्हीं दोनों का योग, इन तीनों के योग के बराबर यहां मिला हमको। भाई ये नियम यही बताता है कि धारा ना तो कम होगी ना ही बढ़ेगी। मतलब धारा की जगह पर अगर हम आवेश की बात करें कि आवेश का संचय संधि पर नहीं होता है, जो भी आवेश संधि की ओर आएगा वो समस्त आवेश संधि से दूर जाएगा। आवेश का संचय संधि पर नहीं होता, मतलब आने वाला आवेश और जाने वाला आवेश बराबर। तो आवेश प्रवाह से ही धारा बनती है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो यहां धारा तो दिखाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं यह आवेशों की ओर हमको आकर्षित कर रहा है कि संधि की ओर आने वाला आवेश, संधि से दूर जाने वाला आवेश दोनों बराबर होगा। यानी यह नियम जो होता है वो आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। वैद्युत आवेश संरक्षण सिद्धांत पढ़ चुके हैं, जिसमें आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है ना ही नष्ट किया जाता है और उसकी हमेशा वैल्यू नियत होती है, नियत रहता है वो। तो वही चीज यहां भी मालूम चल रहा है कि यहां कोई संचय आवेश का संधि पर नहीं हो रहा,
जितना आवेश आ रहा है उतना आवेश संधि से दूर जा रहा है, आने वाला आवेश बराबर जाने वाला आवेश। तो अब यहां संधि पर संचय कहां हो पाया? तो ऐसे स्थिति में हम ये कहते हैं कि जो पहला नियम है किरचॉफ का पहला नियम, जिसको कि संधि का नियम कहते हैं, इसको धारा नियम भी कह सकते हैं। यहाँ केसीएल करंट रूल कहा गया, किरचॉफ करंट लॉ। तो केसीएल इसीलिए इसको कहते हैं, ये धारा नियम भी कहलाता है। और यह प्रश्न पूछा जाता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो यह क्या मालूम चला? आवेश संरक्षण सिद्धांत पर। तो यह नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। यह नियम आवेश संरक्षण प्रदर्शित करता है। तो ये ध्यान रखिए कि यह नियम कौन सा संरक्षण प्रदर्शित कर रहा है? तो हम कहेंगे आवेश संरक्षण प्रदर्शित करता है। अब आइए देखते हैं कि कैसे इसका उपयोग हम करते हैं। तो एक हम और एग्जांपल ले रहे हैं, यहीं पर इसको मिटा रहे हैं, यहीं पर एक एग्जांपल ले रहे हैं किस तरीके से हम इसका उपयोग करेंगे। तो मान लीजिए कोई एक परिपथ इस प्रकार से दे दिया जाए, ये और इसमें दिखाया जाए कि यहां से धारा आ रही है 5 एम्पियर और इधर से आ रही है 1 एम्पियर और इधर जा रही है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर जा रही है। इसमें इस तरीके से प्रश्न बनते हैं कि इसमें विभिन्न अलग अलग संधियों पर यहां देखिए 3 जंक्शन मिल रहा है। अब आने वाली धारा जाने वाली धारा इस तरीके से बता दिया जाए अगर, अब जैसे यहां कह दिया जाए कि यहां मान लीजिए 3 एम्पियर की आ रही है और इधर 2 एम्पियर की जा रही है, इधर 2 एम्पियर की जा रही है। अब अगर इधर 1 एम्पियर की जाती है धारा और इस पर 2 एम्पियर की धारा जाती है, तो बताइए यहां कितना एम्पियर की धारा प्रवेश कर रहा है या इससे गुजरता है। इस तरीके से इस धारा का मान अगर पूछ लिया जाए या मान लीजिए इसको पूछ लिया जाए, इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। यहां 2 एम्पियर कह दिया गया, यहां आई लिख दिया गया और कहा गया बताइए इसमें आई का मान क्या होगा। तो धारा नियम पर इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं कि कोई इस तरीके से पैटर्न दे दिया जाए और उस पैटर्न में एक से अधिक संधि है, तो अब हम संधि का नियम हर जगह लगाते चलेंगे और अपने आप उत्तर हमको प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहां संधि है, ये संधि है, संधि पर क्या होता है? बीजगणितीय योग शून्य। आने वाली धारा को धनात्मक लिखते हैं, जाने वाली धारा को ऋणात्मक। तो यहां से देखिए इस संधि पर टोटल धारा का क्या हम बीजगणितीय योग निकालेंगे? तो आने वाली 5 + 1, ये 5 + 1 आने वाली और जाने वाली 2, तो माइनस में 2। तो अब ये कितना आएगा? टोटल धारा यहां आगे कितना बढ़ रही है? तो 5 1 6 - 2 करेंगे तो इसका मतलब ये 4 एम्पियर आगे यहां से ट्रांसफर कर रहा है। 4 एम्पियर इस संधि से 4 एम्पियर आगे यहां ट्रांसफर कर रहा है। अब 4 एम्पियर इस संधि पर आ रही है और इधर से 3 एम्पियर जा रही है। अब इस संधि को देखिए, इस संधि पर हम धारा नियम लगा रहे हैं। तो 4 एम्पियर और 3 एम्पियर आने वाली धारा, 4 + 3 हो गया, और जाने वाली संधि से 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर जाने वाली धारा। तो कितना आया? 4 3 7 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ 5 बचेगा, यानी इधर कितना जाने वाली होगी? 5 एम्पियर की धारा आगे बढ़ेगी। ये 5 एम्पियर हो गया। अब यहां देखिए इस संधि पर कितनी पहुंच रही है? तो इधर से 5 एम्पियर, इधर से 2 एम्पियर, तो टोटल आ रही है 5 + 2, 5 + 2 7 एम्पियर आ रही है और 1 एम्पियर इधर से जा रही है। तो अब इधर कितना जाएगा? यही उत्तर निकाल दीजिए, आई का यही मान होगा। तो यहां से देखिए 5 2 7, 7 में 1 घटाएंगे, यानी इधर 6 एम्पियर की धारा, आई का मान 6 एम्पियर के बराबर। तो इस तरीके से हम इस पहले नियम पर हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसे बड़ा से बड़ा इसे दिखा देंगे, संधियां, कई संधियां एक साथ दिखा देंगे और वह कुछ भागों में धारा का मान दिया रहेगा और कहीं एक आध पूछ लेगा उसमें कि इसमें धारा का मान बताओ। तो हम इसी तरीके से इस पहले नियम का उपयोग करके हम किसी भी तार में धारा ज्ञात कर सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है, पास का नियम इसको कहते हैं। भाई इसको पास का नियम, पास क्या होता है? बंद पास।
बंद पास, चारों तरफ से बंद परिपथ को हम बंद पास कहते हैं। चारों तरफ से अगर कोई परिपथ बंद हो तो उसको हम बंद पास कह देते हैं। तो इसको हम पास का नियम भी कहते हैं, या केवीएल, इसको शॉर्ट में केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो इसको हम किरचॉफ का वोल्टता नियम भी कहते हैं। किरचॉफ का एक वोल्टता नियम, पहला नियम धारा नियम कहलाता है और दूसरा नियम वोल्टता नियम कहलाता है। तो आइए देखते हैं वोल्टता नियम क्या है। तो इसमें देखिए कह रहा है कि किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के, किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में, एक एक बातें ध्यान से सुनिएगा, एकदम याद हो जाएगा आपको। ये सारी बातें जो बताई गई, ये एक एक बात आपको याद करा देंगे, इसकी गारंटी है। तो बस ध्यान से पूरा का पूरा वीडियो देखें। पास का नियम क्या है? किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग। बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगाए गए विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखिए इंपॉर्टेंट नियम है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। क्या कहा गया? किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में, प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग इसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगाए गए विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखिए, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगाए गए विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसा कि यहाँ दो कलर में दिखाया गया, इतनी बातें, दो अलग अलग बातें। अब देखिए सूत्र इसका कैसा, ये जितना नीला कलर से लिखा गया वो इस बात को कह रहा है, I इंटू आर का सिग्मा, मतलब धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग। और इधर काले कलर में जो कह रहा है, ये क्या कह रहा है? उस पास में लगाए गए विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग। देखिए विद्युत वाहक बल ई से लिखते हैं, ये फार्मूला हम दिखाते हैं। ये पास का नियम जो है, किरचॉफ का पास का नियम या द्वितीय नियम इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए यहां बताया गया सिग्मा I इंटू आर बराबर सिग्मा ई। अब देखिए इसको हम कैसे दिखा सकते हैं। तो यहां हमने एक वैद्युत परिपथ ले लिया, किस प्रकार से इसका उपयोग करते हैं, तो एक वैद्युत परिपथ हमने इस तरीके से ले लिया।
ये एक वैद्युत परिपथ ले लिया। मान लीजिए इस सेल का विद्युत वाहक बल है E1, इस सेल का विद्युत वाहक बल है E1 और इस सेल का विद्युत वाहक बल है E2। इस प्रतिरोध को कहा गया R1, इसको कहा गया R2 और यह है R3। 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं। अब निश्चित रूप से इस सेल से धारा निकलेगी, इस सेल से इधर धारा निकलेगी। अब ये दोनों धाराएं मिलकर इस प्रतिरोध में ये धारा दोनों का योग आएगा। अगर हम यहां से धारा I1 चलाएं, ये I1 धारा आ रही है, I1 धारा है, और इसको कहे कि ये धारा I2 है, इस धारा को हमने I2 कह दिया। अब यहां क्या आएगी, I1 प्लस I2, ये दोनों का योग इसमें आएगा, I1 प्लस I2 ये आएगा R3 में। अब यहां पूरा ये I1 प्लस I2 जाएगा, फिर से यहां 2 भाग में बटेगा। यहां तक तो I1 प्लस I2 है, लेकिन अब यहां इस वाले प्रतिरोध में आएगा I2 धारा और आगे जाएगा इस प्रतिरोध में जाने वाली धारा होगी I1। इस प्रकार से इस परिपथ में, वैद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह होगा। अब इसमें देखिए कैसे हम पास का नियम लगाते हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम कैसे यहां लागू करेंगे। तो आइए देखते हैं कितने बंद पास बन रहे हैं इसमें। तो जैसा कि दिखाई दे रहा है, एक बंद परिपथ ऊपर दिख रहा है, एक बंद परिपथ नीचे। तो इसमें 2 बंद पास बन रहे हैं, इसको हम पास 1 कहेंगे और इसको कहेंगे पास 2। ये 2 बंद पास दिखाई दे रहे हैं। अब इन दोनों बंद पासों में हमें अलग अलग किरचॉफ का द्वितीय नियम लागू करना है। अब कैसे लागू करेंगे देखिए। तो सबसे पहले इसमें हम मुख्य धारा की दिशा को देखेंगे, मुख्य धारा किस डायरेक्शन में इस पास में बह रही है। कुछ क्षण के लिए भूल जाइए इस नीचे वाले भाग को, केवल पास 1 को देखिए, केवल पास 1 को देखिए। अगर ये केवल पास 1 होता, नीचे वाला भाग ना होता, तो इसमें धारा किस प्रकार से बहती, उस धारा की दिशा यहां दर्शाइए, मुख्य धारा बनाइए उसको। तो इस जो हमने यहां बंद पास 1 लिखा, इस पर हमें मुख्य धारा की दिशा देखनी है कि अगर ये परिपथ नहीं होता, इतने भाग होता, तो इस भाग में कैसे धारा प्रवाहित होती। तो देखिए मुख्य धारा, अगर ये नीचे का भाग नहीं है तो इस सेल से धारा इधर जा रही भाई। अब चाहे इस सेल को टारगेट करेंगे चाहे इसको, भाई 2 सेल लगे हैं, तो जिसका विद्युत वाहक बल ज्यादा होगा वो प्रबल होगा, वो कम विद्युत वाहक वाले को चार्ज करेगा। तो अब इन दोनों में से किसी एक को जो बड़ा हो, अब यहां हमें नहीं मालूम E1 बड़ा है कि E2, तो मान लीजिए E1 बड़ा है, हमने मान लिया कि E1 विद्युत वाहक बल E2 से अधिक है, तो प्रभावकारी E1 होगा, इसकी धारा अधिक प्रभावशाली होगी, E2 आवेशित होगा। मतलब अब हम E1 की धारा के अनुदिश मुख्य धारा लेकर चल रहे हैं कि इस पास में, इस डायरेक्शन में मुख्य धारा इसे बहनी चाहिए। भाई इस पास में, पास नंबर 1 में इस तरीके से मुख्य धारा इसे बहनी चाहिए, ये डायरेक्शन होना चाहिए मुख्य धारा का। ये मुख्य धारा की दिशा हमने दिखा दिया पास 1 में। अब इसी तरीके से नीचे चले आओ, भाई इसमें डबल सेल लगे हुए थे, तब यहां हमें किसी एक को प्रभावी धारा मानना पड़ा कि E1 प्रभावी है, तो उसी के अनुदिश हमने मुख्य धारा बना लिया। अब नीचे चले आइए दूसरे में, तो इसमें एक ही सेल है, तो इसके द्वारा धारा यही बहेगी, ऊपर वाला भूल जाए, कुछ क्षण के लिए इसको ढक लिया जाए, तब यहां से देखिए सेल द्वारा धारा इसमें ऐसे आएगी। तो अब यहां मुख्य धारा की दिशा देखें, तो मुख्य धारा की दिशा यही होगी, ये मुख्य धारा की दिशा में। अब पास का नियम लागू करिए दोनों, मतलब दोनों पर। अब यहां हम पास 1 पर किरचॉफ का नियम लगा रहे हैं, द्वितीय नियम। पास 1 पर, ये पास 1 पर द्वितीय नियम लगाने पर किरचॉफ के द्वितीय नियम को लगाइए। इस पास 1 पर हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा रहे हैं। तो देखिए किरचॉफ के द्वितीय नियम में बताया गया है कि जो मुख्य धारा दिखाई गई, इस मुख्य धारा के अनुदिश अगर किसी परिपथ में धारा मिलेगी तो उसको धनात्मक लिखा जाएगा। मुख्य धारा की दिशा में बहने वाली धारा जो होगी वो धनात्मक,
और जिस परिपथ में मुख्य धारा के विपरीत प्रवाहित धारा अगर हो रही है तो उसको ऋणात्मक लिखेंगे। जैसा कि संधि के नियम में पढ़ चुके हो, आने वाली धारा धनात्मक, जाने वाली धारा ऋणात्मक। ठीक उसी प्रकार यहां भी कुछ परिपाटी हमें ध्यान रखना है कि जो मुख्य धारा हमने किसी एक सेल को प्रभावी मानकर मुख्य धारा जो दर्शाया है, अब उस मुख्य धारा के विपरीत अगर किसी खंड में धारा बह रही है तो उस खंड वाले प्रतिरोध और धारा का गुणनफल ऋणात्मक लिया जाएगा और उसके अनुदिश या उसके संगत जिस भाग में बह रही है उसमें आई और आर का गुणनफल धनात्मक होगा। तो अब इसी परिपाटी के अनुरूप हम किरचॉफ का द्वितीय नियम इस पर लगा सकते हैं। देखिए लगाइए कैसे लगाएंगे। तो अब यहां पहले वाले बंदपास के लिए लिया जा रहा है इस बंदपास में। तो अब यहां से देखिए क्या दिखाई दे रहा है, इस वाले प्रतिरोध में धारा मुख्य धारा की दिशा में जा रही है, लेकिन इस प्रतिरोध में मुख्य धारा के विपरीत जा रही है। भाई मुख्य धारा तो इस तरीके से ऐसे बहना चाहिए जैसा कि यहां मुख्य धारा दिखाया गया, ये धारा की दिशा होनी चाहिए। अब इसमें देखिए ये विपरीत जा रहा है धारा, तो इसमें I2 और R2 का गुणनफल जो होगा वो ऋणात्मक लिया जाएगा और I1 R1 ये धनात्मक, ये मुख्य धारा की दिशा में धारा है। देखिए यहां से मुख्य धारा की दिशा में ये धारा है, लेकिन इसमें जो धारा आ रही है ये मुख्य धारा के विपरीत आ रही है। तो यहाँ मुख्य धारा के विपरीत धारा होने के कारण हम इसको ऋणात्मक लिखेंगे। यहाँ देखिए थोड़ा सा मिट गया है। अब हम यहाँ किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो देखिए I1 R1 ये मुख्य धारा की दिशा में है, I1 इंटू R1 मुख्य धारा की दिशा में है। फिर यहाँ माइनस लिखेंगे I2 R2 में, I2 इंटू R2 ये माइनस में हो इक्वल टू। अब यहाँ देखिए आ जाइए, भाई पहले वाले में तो कहा गया कि I और R के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, वो तो हमने कर लिया। I और R जहां जहां दो R थे दोनों जगह हमने I1 का गुणा कर लिया, I1 R1 I2 R2 करके बीजगणितीय योग कर लिया। अब दाईं ओर क्या होगा, जितने विद्युत वाहक बल उस पास में कार्य कर रहे हैं उनका बीजगणितीय योग लीजिए। तो अब यहाँ दो सेल कार्य कर रहे हैं और दोनों सेलों का विद्युत वाहक बल E1 E2 कहा गया। तो इस सेल में, इस सेल के भीतर जो धारा प्रवाह हो रहा है, इस सेल के भीतर ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर हो रहा है, मतलब मुख्य धारा की दिशा में हो रहा है। और इस सेल में अगर देखा जाए तो मुख्य धारा के विपरीत, मुख्य धारा इधर होनी चाहिए, मुख्य धारा के विपरीत है। तो इसलिए अब E1 को तो धनात्मक लिखेंगे, E1 को धनात्मक लिखेंगे, लेकिन E2 यहां लिखा जाएगा ऋणात्मक। तो अब यहां हमने पहले पास में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा दिया। अब इसी प्रकार से दूसरे पास में भी हम किरचॉफ का द्वितीय नियम ऐसे ही लागू करेंगे। पास 2 में, पास 2 पर किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाने पर देखिए अब पास 2 पे आ जाइए। इसमें मुख्य धारा की दिशा ये दिखाई गई और इसमें प्रत्येक प्रतिरोध में, यहां देखिए R2 R3 दो प्रतिरोध है और दोनों ही प्रतिरोध में मुख्य धारा की दिशा में ही धारा जा रही है। इसमें धारा देखिए मुख्य धारा की दिशा में ही जा रही है। तो इसमें I2 R2 और यहाँ I1 प्लस I2 इंटू R3 करेंगे, ये ध्यान रखिए। इसमें आने वाली धारा क्या है, I1 प्लस I2 और प्रतिरोध है R3, तो इनका गुणनफल धनात्मक लिया जाएगा। तो यहां से देखिए एक तो मिल गया हमको R2 प्लस I2 इंटू R2, ये धनात्मक मिल गया, और साथ में यहां प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 ये मिल जाएगा। और विद्युत वाहक बल तो इसमें एक ही सेल लगा हुआ है तो उसका विद्युत वाहक बल E2 लिख देंगे। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं। यहां देखिए अगर ब्रैकेट ओपन किया जाए तो I1 R3 और I2 R3 यहां से मिलेगा। अब I2 वाला यहां कॉमन हो सकता है, पहले वाले में हमने लिख दिया I1 इंटू R3, इसका गुणा करा के I1 R3 हमने पहले कर दिया। अब देखिए इसका गुणा अगर इसमें कराएंगे तो I2 R3 और यहाँ I2 R2। अब I2 ले लीजिए कॉमन, I2 को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ आ जाएगा R2, दिख नहीं रहा होगा, सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा होगा, ऊपर लिखना पड़ेगा। यहां हम इसको थोड़ा सा इधर लिख रहे हैं सॉल्व करके। देखिए हम इधर मिटा के लिख दें, नीचे दिख नहीं रहा होगा शायद। हाँ तो अब इधर देखिए इसी को हम यहां लिख रहे हैं
ये I1R3 को हम पहले लिख दे I1R3, और दूसरे में I2R2 है, I2R3 है, तो I2 कॉमन ले लीजिए, I2 कॉमन लेंगे तो यहाँ R2 प्लस R3 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा E2। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। यहां देखिए दो अज्ञात राशियां थी, यानी धारा दो थी I1 I2, और दो समीकरण हमको प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से जितनी अज्ञात राशियां हैं उतने समीकरण हमें बनाने होंगे। अगर कम समीकरण होगा तो हम नहीं याद कर सकते, तो हमें उतने समीकरण बनाने पड़ेंगे जितनी अज्ञात राशियां। अब यहां दो तरह की धारा I1 I2 थी, हम धारा ज्ञात कर सकते हैं विभिन्न खंडों में। I1 I2 धारा ही, अब इसमें धारा दोनों का योग, अगर I1 I2 मालूम चल गया तो हम उनका योग करके I3 में धारा निकाल सकते हैं, R3 में। तो इस प्रकार से इन दोनों समीकरण को अब हम बीजगणितीय विधि जो है ना, उन विधि से हल करके और विभिन्न खंडों में धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये किरचॉफ का द्वितीय नियम लागू हुआ। अब किरचॉफ के द्वितीय नियम में देखिए क्या कहा गया है, I और R का गुणनफल क्या हुआ, I इंटू R, ये वोल्टेज के बराबर हुआ, विभव के बराबर। विभव क्या है, बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा। तो इधर बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा का बीजगणितीय योग एक साइड में है, और दूसरे साइड में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग वो क्या है, वो भी बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा। तो दोनों तरफ ऊर्जा ऊर्जा को ही समानता दिखाया गया, मतलब यह नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त कर रहा है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को व्यक्त करता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस संरक्षण सिद्धांत को व्यक्त करता है, तो यह नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को प्रदर्शित करता है, व्यक्त करता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये द्वितीय नियम जो किरचॉफ का है, ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को व्यक्त करेगा। पहला नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत को, पहले नियम को धारा नियम कहते हैं, दूसरे नियम को वोल्टता नियम भी कहते हैं, दूसरे नियम को पास के रूप में बताते हैं, पास का नियम भी जानते हैं, और पहले को संधि का नियम जानते हैं। तो इस प्रकार से इसका उपयोग जटिल परिपथों में किया जाता है। जटिल परिपथों में धारा के विभिन्न खंडों में धारा के मान को ज्ञात करने के लिए यह लगाया जाता है, संधि का नियम भी और पास का नियम भी। तो यहां देखिए जितने समीकरण है उतनी अज्ञात राशियां होनी चाहिए, अज्ञात राशियां जितनी होंगी उतने समीकरण होंगे, तभी कैलकुलेट करके उनके मान हम ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए प्रतिरोध की जगह पर संधारित्र लगे होते, तब क्या किरचॉफ का द्वितीय नियम लागू होता? बिल्कुल लागू होता। किरचॉफ का द्वितीय नियम जटिल संधारित्र वाले परिपथों पर भी लागू होता है। अगर कोई बंद पास में संधारित्र का प्रयोग हुआ है तो वहां भी किरचॉफ का द्वितीय नियम लागू होगा। बस थोड़ा सा वहां हमें समझना है, क्योंकि संधारित्र में आवेश का संचय होता है, उसमें विद्युत धारा नहीं दिखाया जाएगा, विद्युत धारा नहीं होगी, वहां आवेश होगा। तो कहीं ना कहीं इस जो नियम है दूसरा, इस नियम को हमें आवेश के पदों में व्यक्त करना होगा। कैसे व्यक्त करेंगे? तो देखिए एक सूत्र पढ़ चुके हो, धारिता संधारित्र की होती है Q बटा B। यहां से अगर B की वैल्यू निकाले तो B बराबर होगा Q बाई C। अब ये ध्यान रखिए हमें Q बाई C के पदों में वोल्टेज को रखना है। I और R का गुणनफल क्या था? अब देखिए इसी के सदृश हम संधारित्र वाला अगर सूत्र लिखे तो इस वाले में बताया गया है सिग्मा I इंटू R, ये बराबर सिग्मा I, ये बताया गया। अब I इंटू R क्या है? वोल्टेज। I इंटू आर क्या है? वोल्टेज। अब वोल्टेज को हम क्या लिख सकते हैं? Q बाई C। तो अब इसकी जगह पर I इंटू आर की जगह पर हम सिग्मा Q बाई C रख दें और ये बराबर सिग्मा E कर दें, तो ये संधारित्र वाले परिपथ पर भी लागू होगा। अगर कोई बंद पास में संधारित्र लगे हैं, सेल लगा हुआ है, तो वहां भी जटिल परिपथों में हम किरचॉफ का द्वितीय नियम इस सूत्र से प्रयोग करके हम लागू कर सकते हैं। तो ये दोनों नियम महत्वपूर्ण नियम है, परीक्षाओं में पूछे गए हैं कई बार, तो इनको अच्छे से तैयार करिए। निश्चित रूप से आप पूरा अगर वीडियो देखते हैं हमारा, तो ये समझ लीजिए आपको कोई समस्या होने वाला नहीं है। आपका निश्चित ही मार्क 95 प्लस आने वाला है। बस बेहतर ढंग से एक एक वीडियो
अगर देख रहे हैं पूरा का पूरा तो कभी आपको कोई समस्या नहीं होगी। यदि कोई समस्या हो भी रही है तो आप मैसेज करिए, हम उसका निवारण अगले वीडियो में निश्चित रूप से करेंगे। अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।